अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज का सच के साथ मैं हूं नदीम हुसैन। मौजूदा हुकूमत 6 दिन के अंदर ही IMF के पास चली गई। इससे कबल इस अमर का इजहार किया जा रहा था कि पाकिस्तान को IMF की ग़ुलामी में दे दिया गया है। गवर्नर स्टेट बैंक की सूरत में वाइसराय को पाकिस्तान में लाकर बैठा दिया गया है। पाकिस्तान की तमाम तर इक़्तिसादी पॉलिसियाँ जो हैं वो उस एजेंडे के मुतहत कर दी गई हैं जिसके तहत पाकिस्तान जो है उसमें मुआशी इस्तेहकाम नहीं आ सकता। लेकिन अब जब ये हुकूमत IMF के पास गई है तो इन्होंने ये कहा है कि हम माजी की वो तमाम पॉलिसीज़ जो हैं वो जारी रखेंगे। गवर्नर स्टेट बैंक जो हैं वो काम करते रहेंगे और जो तय पाया है उस पर अमल दरामद होगा। और जाहिर है कि जो इमरान खान साहब की हुकूमत थी उन्होंने जिस तरीके से पेट्रोलियम प्राइसेस की कीमतों में इजाफे का तरीक़ाकार तय किया था, बिजली की कीमतों में इजाफे का प्रोग्राम वज़ा किया था और जो इस्लाहात की बात की थी, मज़ीद टैक्सेशन की जो यकीन दहानी कराई थी और इस तरीके से इस बात को मुमकिन बनाया जाना था कि ना सिर्फ ये कि पाकिस्तान कुछ वसाइल जो है वो पैदा कर सके, लेकिन उसके नतीजे में जो कर्ज़े का हसूल किया जा रहा है उसकी वापसी जो है वो भी मुमकिन हो सके। बहुत सी चीज़ें जो थी वो इस हवाले से की जानी थी, लेकिन उस वक्त के वज़ीर ख़ज़ाना शौकत तरीन साहब या उससे पहले जो वज़राए ख़ज़ाना आए वो शदीद तनकीद का निशाना इन हवालों से ही बनते रहे और इस सूरत हाल के हवाले से ही बनते रहे जिसको अब जो है मौजूदा हुकूमत ने अपना लिया है। ज़ाहिर है मौजूदा हुकूमत जो है ये एक कोलिशन हुकूमत है और इसके अंदर बहुत सारी पार्टीज़ जो हैं वो जमा हैं और जिस तरीके से इमरान खान साहब जो हैं वो धावा बोल रहे हैं इलेक्शन जल्द करवाने के हवाले से, तो अगर इलेक्शन की तरफ जाना है तो इस हुकूमत का ये भी सबसे बड़ा इम्तिहान है कि बकौल शेख रशीद के कि अगर वो बिजली और पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफ़ा करते हैं तो फिर अपनी सियासी कब्र खोदते हैं और अगर नहीं करते हैं तो फिर भी मसाइल का सामना है और फिर IMF का प्रोग्राम जो है उसके हवाले से जो है वो क्या होगा। ज़ाहिर है इस वक्त महंगाई जो है अपनी शिद्दत पर है और लोग जो हैं वो बहुत मुस्तरब हैं, हिजान का शिकार हैं और इस कर्ब और अज़ियत को बड़ी शिद्दत के साथ जो है वो महसूस कर रहे हैं और ये तवक्कुआत भी लगाए बैठे हैं कि जो दावे किए जा रहे थे मौजूदा हुकूमत जो है वो उन पर पूरा उतरने की कोशिश करेगी और महंगाई को कम करने की कोशिश की जाएगी। लेकिन अगर सिर्फ पेट्रोल और बिजली की कीमतों में इजाफ़ा कर दिया जाता है तो फिर उसके असरात जो हैं वो अफरात ज़र पर बहुत मुज़िर पड़ेंगे और ज़ाहिर है कि उसके नतीजे में कीमतों में इजाफ़े का एक नया सैलाब जो है वो आएगा। अब कान किस तरफ से पकड़ना है ये मौजूदा हुकूमत का सबसे बड़ा इम्तिहान है। ज़ाहिर है वो वसाइल इकट्ठे करने के लिए कोशिश हैं और जो सऊदी अरब जाना है वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वो भी इसी सिलसिले की एक कड़ी है। लेकिन ये जो सूरत हाल है क्या ये पाकिस्तान को मौजूदा मुआशी खड़मस से निकाल पाएगी? जो सियासी सूरत हाल है वो तो अपनी जगह पर है। इस पर करेंगे बात मेरे आज के मेहमान डॉक्टर इशफाक, पाकिस्तान की मईशत पर गहरी नज़र रखते हैं, प्रिंसिपल हैं नस्ट के। डॉक्टर साहब ये फरमाइएगा कि कल तक जो हराम था वो आज हलाल कैसे हो गया? वेरी नाइस। ये पाकिस्तान की सियासत में होता है ऐसे ही। जब आप इक़्तिदार से बाहर होते हैं तो जो उस वक्त की हुकूमत कर रही होती है आपको बहुत बुरा लग रहा होता है। मैं कल ही देख रहा था हमारे मुफ्ती इस्माइल साहब का चंद महीना पहले उन्होंने इस पेट्रोल प्राइसेस पे इतने सख्त अल्फाज बयान कर रहे थे कि ये नहीं होना चाहिए और हम नहीं होने देंगे और फलां, और बल्कि हमारे जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं अब्बासी साहब का भी उसी क्लिप के साथ था अटैच्ड कि ये तो 75 रुपये से ज़्यादा नहीं होना चाहिए था, ये 149 रुपये पे क्यों बिक रहा है। तो वो उस वक्त बाहर थे। अब मैं देख रहा हूँ कि जब ये वाशिंगटन से वापस आए हैं तो हमारे यही मुफ्ती इस्माइल साहब अब ये बात कह रहे हैं कि जी वो
जो सब्सिडी थी वो अनफंडेड सब्सिडी थी, इसको हम ख़त्म करेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि जो पिछली हुकूमत ने जून तक के महीने के लिए पेट्रोल की कीमत को फ्रीज़ कर दिया था और बिजली की कीमत फ्रीज़ कर दिया था, अब वो अनफ्रीज़ हो जाएगा। जब अनफ्रीज़ होगा तो आपके पेट्रोल की कीमत भी बढ़ेगी और बिजली की कीमत बढ़ेगी। जब ये फ्रीज़ किया गया था उस वक्त हमारा एक्सचेंज रेट 176-177 रुपये पर डॉलर था। आज ये एक्सचेंज रेट 186-188 रुपये के बराबर है। तो आप देखें कि ये फर्दर हमारी करेंसी जो है वो डिवैल्यू हो गई है। तो अब अगर आपने इसको आज के एक्सचेंज रेट के मुताबिक लोगों को पास ऑन किया तो ये जो है ये तकरीबन 200 रुपया पर लीटर तो पेट्रोल होगा। ये हो सकता है कि ये वन गो में ना हो जाए, जैसे 30 अप्रैल को जब होगा और पहले जो 1 मई होगा उस वक्त नया पेट्रोल की कीमत आएगा। हो सकता है कि गवर्नमेंट कुछ पास ऑन करे और मे बी इन टू फोर्टनाइट में उसको 200 रुपये तक पहुंचा दे। तो उस वक्त में फिर आप सब पूछ सकते हैं उनसे कि जब आप बाहर थे तो आपने तो बहुत सख्त अल्फाज से सवाल किए थे, फिर उनके पास क्या जवाब होगा ये मुझे नहीं पता। लेकिन नहीं, इसमें मैं डॉक्टर साहब एक चीज़ कहना चाह रहा हूँ और वो ये है कि कल मेरे प्रोग्राम में खुर्रम दस्तगीर खान साहब थे, जाहिर है वो ये बात कह रहे थे कि हम बिजली और पेट्रोलियम की कीमतें नहीं बढ़ा रहे हैं, हम वर्किंग कर रहे हैं कि वसाइल जनरेट किए जा सकें और ये जो दबाव है ये अवाम पे पास ऑन ना हो सके। आप समझते हैं कि ऐसा मुमकिन है? देखिए, दो चीज़ें हैं ना। IMF ने अपने प्रेस रिलीज में जो लिखा है अनफंडेड सब्सिडीज का जिक्र किया है, क्योंकि पिछली हुकूमत शौकत तरीन साहब उनको बार बार ये बताते रहे कि देखो यार, अब तक जो है जो हमने टारगेट फिक्स किया है रेवेन्यू का उससे 260 बिलियन हमने रेवेन्यू ज़्यादा इकट्ठा किया हुआ है, तो हम यहाँ से आपको देंगे। टारगेट तो आपके जो बजट के टारगेट हैं वो तो हमने मीट करना है, क्योंकि हमने इस टारगेट से ज़्यादा इकट्ठा किया हुआ है। और हमने यहाँ से जो हम डिविडेंड हमने कभी हासिल नहीं किया था वो डिविडेंड लेंगे कंपनीज से, और वो जो है वो पास ऑन करेंगे लोगों को। तो वो भी तो यही बता रहे थे कि ये रेवेन्यू है हमारे पास में, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, हम तस्लीम नहीं करते कि ये रेवेन्यू है आपके पास में, ये अनफंडेड है। तो अब दो सूरतें होंगी, या आप जितना आप सब्सिडी दे रहे हैं उतना रेवेन्यू इकट्ठा करें, तो आप टैक्स लगाएंगे फिर लोगों के ऊपर में, टैक्सों का बोझ डालेंगे। अब आपके पास इतना टाइम भी नहीं है टैक्स लगाने का, क्योंकि आपके पास से 2 महीने रह गए, मई और जून का। ये तो बजट मेकिंग एक्सरसाइज शुरू हो गई है, तो ये अब टैक्स लगेगा तो वो तो साल में अगर आपने 260 इकट्ठा करना था तो ये 2 महीने में आपने तो फ्यू बिलियन ही इकट्ठा करना है, अगर वो आपने इकट्ठा कर सके तो इस साल में तो टैक्स के जरिए से रेवेन्यू तो इकट्ठा नहीं हो सकेगा। तो जो पिछली हुकूमत ने जून तक रखा था, इफेक्टिवली अगर ये समझते हैं कि हम रेवेन्यू इकट्ठा करके वो सब्सिडी को प्रोवाइड कर देंगे तो इस माली साल में तो नहीं होगा। डॉक्टर साहब मुझे एक ब्रेक लेना पड़ रहा है। नाज़रीन, हमारी गुफ्तगू जारी है, एक मुख्तसर से कमर्शियल ब्रेक का वक्त हुआ है, मिलते हैं इस वक्फे के बाद। वेलकम बैक। अब डॉक्टर साहब मसला ये है कि आप जो सूरत हाल बता रहे हैं, अगर ये ऐसा नहीं होता और आपको पेट्रोल और बिजली की कीमत जो है वो बढ़ानी पड़ती है, तो इसके नतीजे में तो अफराद-ए-ज़र पर दबाव आएगा। महंगाई जो ऑलरेडी आप 13-14% तो सरकार बांधती है, उससे कहीं ज़्यादा है, तो फिर वो तो काबू से बाहर हो जाएगी, उसके असरात बड़े मनफी पड़ेंगे। बिल्कुल पड़ेंगे। देखिए ना, इसी प्रेशर की वजह से तो पिछली हुकूमत ने, चूँकि इन्फ्लेशन 12-13% पे था उस वक्त जब ये डिसीजन लिया गया था, और इसके पीछे काफ़ी वर्किंग हुई थी। ऐसा नहीं था कि पिछले हुकूमत ने सुबह उठे और उसने कहा कि बस हम फ्रीज़ कर दे रहे हैं। नहीं, इसकी बाकायदा बहुत वर्किंग हुई थी इसके पीछे, और वर्किंग करने के बाद ये इक़दाम किए गए थे। अब ये हुकूमत के ऊपर है, या तो रेवेन्यू इकट्ठा करके इसको फाइनेंस कर दे इस सब्सिडीज़ को,
और वो जो रेवेन्यू इकट्ठा करे आईएमएफ उसमें अग्री कर जाए कि हाँ ठीक है इतना रेवेन्यू आपने इकट्ठा कर लिया, इससे फाइनेंस कर दें, या फिर आप अगर नहीं कर सकते हैं तो वो आप पास ऑन कर दें फिर। लेकिन मैं डॉक्टर साहब जो मैं बात समझता हो हूँ रही है आईएमएफ की तरफ से भी, या मिफ्ता साहब भी जो बात कह रहे हैं कि 1 साल का हमने उन्हें कहा है कि ये चीज़ें जो हैं वो होनी हैं, और उनका जो वफ़द आ रहा है मई में, उसमें उनसे हतमी जो है वो इस हवाले से बातचीत होगी। तो आपको लगता नहीं है कि ये फ्रीज़ ही रहेगा, और वो जो वसाइल आप कह रहे हैं कि शौकत तरीन साहब कह रहे थे कि ये 264 अरब हमने एक्स्ट्रा जमा किए हैं, हम इधर से इसको फाइनेंस करेंगे, वो फाइनेंस हो जाए? तो फिर शोर मचाने की क्या जरूरत है? फिर आईएमएफ ने अपने प्रेस रिलीज में क्यों दिया, ये लिखा हुआ है कि ये अनफ्रीज है, ये अनफंडेड है, और हुकूमत पाकिस्तान की अथॉरिटीज़ ने हमसे अग्री किया है कि ये अनफंडेड है और इसको हम जो है इसको हम अनफ्रीज कर देंगे, यानी कि हम बढ़ाएंगे। ये प्रेस रिलीज में लिखा हुआ है। तो जो आईएमएफ में, मुझे अपने तजुर्बे से कहता हूँ कि एक लफ्ज जो लिख जाए बस वो हरफ आखिर होता है, तो उसको इम्प्लीमेंट करना है। आई एम श्योर के उस वक्त उनको तो बता तो दिया गया होगा कि जी हम अनफ्रीज करेंगे, क्योंकि बार बार मिफ्ता इस्माइल साहब ने कहा कि हमें मुश्किल फैसले करने होंगे, ये उनके अल्फाज हैं। तो किस चीज़ की निशानदेही कर रहे हैं कि मुश्किल फैसले करने होंगे? मैं नहीं समझता हूँ कि 2 महीने में इतना रेवेन्यू इकट्ठा हो जाएगा कि वो आईएमएफ करेगा क्या, कहेगा कि हाँ ये जी अब ये फंडेड है इसलिए आप इसको अनफ्रीज अब फ्रीज ही रखें। नहीं हो सकता 2 महीने में। आपके पास मई का और जून का महीना है, तो आपके पास ऑप्शन नहीं है, या तो फिर उसी नहीं, तो पॉलिसी फिर आप क्या समझते हैं कि मिफ्ता इस्माइल साहब जो हैं वो मौजूदा हुकूमत में जो सियासी पार्टियां हैं उनके मुस्तकबिल के हवाले से गोरकन साबित हो रहे हैं? देखिए, मुझे सबसे पहली चीज़ ये है कि किसी भी फाइनेंस मिनिस्टर को अनप्रिपेयर्ड होकर आईएमएफ से मुज़ाकरात के लिए नहीं जाना चाहिए था। ये जिस दिन वजीर ख़जाना बने हैं उसी दिन शाम को गए या उसके नेक्स्ट डे शाम को चले गए, तो इनके पास प्रॉपर ब्रीफिंग भी मैं समझता हूँ कि नहीं नहीं होगी। और आप चले जाते हैं उन लोग उन अदारों के पास में जो पहले से बहुत वेल प्रिपेयर्ड होते हैं, तो फिर आप नर्वस हो जाते हैं, फिर आप जाके इसी किस्म के अग्रीमेंट कर लेते हैं। जब वापस आते हैं तो फिर आप दाएं बाएं राइट एंड लेफ्ट देखना शुरू कर देते हैं। मेरे ख्याल में अगर आपने वहां कमिटमेंट कर दी है कि हमने अनफ्रीज करना है या ये अनफंडेड है, ये सब्सिडीज हमने आवाम को पास ऑन करना है, तो कर दें आप इसको। वरना फिर ये बातें ना करें कि उन्होंने गलत किया था, फला किया था। अगर आप भी वही कर रहे हैं तो किस चीज़ की क्रिटिसाइज कर रहे थे पिछली हुकूमत को? अच्छा, इसमें एक और सवाल है, आप इसके बहुत क्रिटिकल रहे हैं, वो गवर्नर स्टेट बैंक का मामला है। और जाहिर है कि जो इस वक्त की सूरत हाल है उससे लगता है कि 1 साल तक तो वो कह रहे हैं कि सोचे ही ना, गवर्नर स्टेट बैंक इज़ देयर। तो आप क्या महसूस कर रहे हैं कि ये भी आईएमएफ का दबाव ही है या कि गवर्नर स्टेट बैंक जो है उनके हवाले से जो कुछ कहती रही है मौजूदा हुकूमत में शामिल पार्टियां, अब वो कह रहे हैं कि नहीं, ये ज़रा कंटिन्यू करें? मेरा नहीं ख्याल है कि किसी ने इतने ब्रंट अंदाज में कहा है। मैं ख्वाजा आसिफ साहब का मैं ज़रूर मैंने देखा, बड़े इंपॉर्टेंट मिनिस्टर हैं, बहुत सीनियर रहनुमा है पीएमएल के। उन्होंने कहा कि इनका टेन्योर पूरा हो रहा है 4 मई को और ये जाएंगे, और कई नामों पे और भी गौर हो रहा है गवर्नर के लिए। लेकिन जाहिर सी बात है कि गवर्नर स्टेट बैंक भी मुझे इतना है कि वाशिंगटन में भी उन्होंने मुलाकातें की हैं रेलेवेंट जो लोग हैं जिनका मैसेज उन्होंने कैरी किया। जब वो वापस आ रहे थे तो वो पाकिस्तान वापस नहीं आए हैं, वो लंदन में रुके हैं। वो लंदन में रुकते हुए आए हैं। आई एम श्योर कि ही मस्ट हैव कन्वेड द मैसेज व्हिच ही कैरिड फ्रॉम द अथॉरिटीज। वहाँ इसहाक डार साहब बैठे हुए हैं, हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब बैठे हुए हैं। उनको मैसेज कन्वे किया होगा उनका, जिसमें ये होगा कि मैं इनको एक टर्म के लिए दिया है। ये जो कहना आपका कहना है कि 1 साल और, देखिए 1 साल अभी कहीं पर लिखा नहीं है। आईएमएफ ने यह कहा है कि पाकिस्तानी अथॉरिटी ने इस प्रोग्राम को 1 साल और आगे तक लेके, नहीं जून 23 तक लेके जाने के लिए रिक्वेस्ट किया है। अब उनका मिशन आएगा, वो आके यहाँ पर देखेगा तमाम चीज़ें, उसके बाद वो जाके अप्रूवल देंगे कि इस प्रोग्राम को 1 साल के लिए मजीद एक्सटेंड किया जाता है कि नहीं।
लेकिन गवर्नर स्टेट बैंक के लिए तो ये तो नहीं हो सकता, उनका टेन्योर 4 मई को खत्म हो रहा है। या तो आप नहीं उसको इसमें इसमें अगले एक डॉक्टर टर्म के साहब, लिए देंगे, 5 साल के लिए डॉक्टर देंगे साहब फिर। इसमें ये फरमाइएगा कि ये जो 1 साल की तोसी है, क्या आप ये इसको कंसीडर करेंगे कि मिफ्ता इस्माइल साहब जो हैं वो सॉर्ट ऑफ वेवर लेने में कामयाब हो गए हैं कि ये जो इस वक्त मैस है इसके साथ हमें 1 साल जाने दो और हम इसको ठीक करेंगे और हमारी जो लिमिट है वो 6 से बढ़ा के 8 अरब डॉलर कर दो? देखिए, ये 6 से 8 के बढ़ाने की भी बात कहीं पर नहीं हुई है। मैं तो IMF का प्रेस रिलीज देखता हूँ ना, उस प्रेस रिलीज में कहीं 6 से 8 की बात नहीं है। उन्होंने ये लिखा हुआ है कि अनफंडेड सब्सिडीज पे बात हुई है एंड द अथॉरिटीज हैव अग्रीड, यानी कि जो पाकिस्तानी हुकूमत है उसने ये एग्री किया है कि हम ये अनफंडेड सब्सिडीज को ख़त्म करेंगे। दूसरा जो लफ्ज़ लिखा हुआ है कि पाकिस्तानी अथॉरिटीज़ ने हमसे ये रिक्वेस्ट किया है कि इस प्रोग्राम को जून 2023 तक आप एक्सटेंड कर दें। ये साल की एक्सटेंशन नहीं है, क्योंकि ये जो ऑन गोइंग प्रोग्राम है हमारा, ये सितंबर 2022 में ख़त्म होना था, तो 9 महीने के लिए एक तरीके से होगा, क्योंकि जून 2023 जो है वो स्पेसिफाइड है कि उस वक्त तक के इस प्रोग्राम को एक्सटेंड करें। अब इस पे बातचीत होगी, यहाँ पर उनका मिशन आ रहा है ईद के बाद में, जो ये तमाम बात करेगा कि जी आपको ज़रूरत भी है एक्सटेंशन की कि नहीं है, अगर करना है तो आपने इस मुद्दत में क्या क्या काम करने हैं, अपना रोड मैप दें, टारगेट दें, अपना रिफॉर्म एजेंडा दें। तो ये भी तो बहुत है, दिल्ली हनूज दूरस्त जिसे कहते हैं, अभी बहुत इसमें से चीज़ों से गुजरना है हमने। गुजरना है। जब ये डॉक्टर साहब मुझे एक ब्रेक लेना पड़ रहा है। नाजरीन, हमारी गुफ्तगू जारी है, वक्त हुआ है एक मुख्तसर से कमर्शियल ब्रेक का। मिलते हैं इस वक्फे के बाद। वेलकम बैक। अब डॉक्टर साहब देखें, इशू ये है कि अगर इस एक्सटेंशन की बात होती है तो जिस तरीके से इमरान खान साहब गुफ्तो शनीद कर रहे हैं और ईद के बाद की जो सूरत हाल है सियासी अदम इस्तेकाम के हवाले से, वो शायद महाज़ाराई की तरफ और किसी और तरफ बढ़ती हुई दिखाई दे रही है और सियासी अदम इस्तेकाम मौजूद होगा। ऐसी सूरत हाल में इस नौइयत के फ़ैसले जो हैं, आपको लगता है कि वो हो पाएंगे और इस हुकूमत में इतनी सलाहियत है कि ये इस तरह के सख्त फ़ैसले भी कर सके और फिर उसका जो सियासी फॉल आउट है उसको बर्दाश्त भी कर सके? देखिए, हम सबों को एज ए पाकिस्तानी, अगर हमारे पास मसाइल हैं, आंख बंद कर देने से मसाइल हल नहीं होते हैं। हमें ये सब नज़र आ रहा है, इस मुल्क में हर पाकिस्तानी को ये नज़र आ रहा है कि मुल्क में एक सियासी बेयकीनी की कैफियत मौजूद है और ये सियासी बेयकीनी की कैफियत बढ़ती चली जा रही है। जिस तरीके से जलसा जुलूस चल रहा है, जिस तरीके से हमारी अदालतें एक्टिव हुई हैं, जिस तरीके से हमारा इलेक्शन कमीशन एक्टिव हुआ है, जिस तरीके से हमारी मौजूदा हुकूमत एक्टिव हुई है, ये कहीं पर आपको नहीं लग रहा है कि इस मुल्क से सियासी बेयकीनी जो है कि सूरत हाल इसमें कमी आएगी? ये बढ़ेगी। जब मुल्क में सियासी बेयकीनी की कैफियत, पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी डीपन होती जाए, तो वहाँ पर माशी तौर पे माशी जो है पॉलिसीज़ जो हैं वो अगर बन भी गए, इम्प्लीमेंट कौन करेगा? तो जिसके लिए आप बना रहे हैं, अगर बिजनेसमैन के लिए, इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए, प्राइवेट सेक्टर के लिए, तो ऐसे सियासी बेचैनी के माहौल में प्राइवेट सेक्टर वेट एंड सी के मोड में चला जाता है। तो सबसे पहले इस सियासी बेयकीनी की कैफियत को जितनी जल्द हम इसको ठीक कर लें, इसको दुरुस्त कर लें, मैं खत्म कर। अच्छा डॉक्टर साहब, मेरे पास क्योंकि वक्त कम है, सवाल 2-3 बड़े ज़रूरी हैं। दूसरा ये फरमाइएगा कि असल चीज़ जो है वो महंगाई और बेरोज़गारी है। अब जिस तरह की हमारी सूरत हाल है, आपको क्या दिख रहा है आने वाले दिनों में, हफ्तों में, बजट तक महंगाई की सूरत हाल कहाँ जाएगी, बेरोज़गारी की क्या सूरत हाल होगी
और हमारी जो कुव्वत ख़रीद की इस्तात है उसका मज़ीद कितना बेड़ा गर्क होगा? देखिए, जहाँ तक पाकिस्तान के इकोनॉमिक ग्रोथ का ताल्लुक है, मेरे ख्याल में 2 साल में हमने 5% से ज़्यादा अचीव किया है ग्रोथ इस मुल्क ने। लास्ट ईयर जो ग्रोथ रेट है हमारा, जब ये नंबर आ जाएगा, अभी अगले महीने आ जाएगा नंबर आपका, तो लास्ट ईयर का ये ग्रोथ रेट 5.7% है, और ये जो रवा माली साल है इसका ग्रोथ जो है ये तकरीबन 5% प्लस पे होगा। तो अगर साल आपने ओवर 5% ग्रोथ रेट मेंटेन कर लिया तो ये मेरे नज़दीक एक अच्छी शुरुआत थी, गुड बिगनिंग, यानी कि मईशत जो है पैंडमिक से एक तरीके से निकल आई थी। और दूसरी तरफ हमारी इंडस्ट्रीज़ को देखें कि अभी तक फरवरी तक का नंबर आ गया है 8 महीनों का, क्लोज टू 8% हमारी इंडस्ट्रीज ग्रो कर रही है। तो जहाँ तक इंडस्ट्री का है ताल्लुक, जहाँ तक ओवरऑल ग्रोथ का ताल्लुक है, और जहाँ तक हमारे क्रॉप की पैदावार है, सिवाय गंदम में लास्ट ईयर गालिबन हमने 27.3 मिलियन टन गंदम पैदा किया था। इस साल ये 27 मिलियन टन के करीब होगा, थोड़ा सा कम होगा, लेकिन बाकी जो हमारे क्रॉप्स हैं, कॉटन है, शुगर केन है, ये पिछले साल से कहीं ज़्यादा होंगे। तो इसकी बिना पे मैं कह रहा हूँ कि ओवरऑल ग्रोथ रेट हमारा बड़ा रोबस्ट रहेगा जो ख़त्म होने वाला है हमारी साल। नौकरियां भी क्रिएट हुई हैं अकॉर्डिंग टू लेबर फोर्स सर्वे, और ये बड़ा एक्सटेंसिव लेबर फोर्स सर्वे है जो पाकिस्तान का फेडरल ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स ने रिलीज किया हुआ है कि जिस गवर्नमेंट ने 3.5 सालों में तकरीबन 3 सालों में तकरीबन 5.5 मिलियन जॉब्स क्रिएट किए हैं। जो इस गवर्नमेंट की कमजोरी रही है, जिसको नाकामी भी कहूँगा, वो इन्फ्लेशनरी प्रेशर को कंट्रोल नहीं कर सके। परपीचुअल तरीके से पूरे इस दौरे हुकूमत में महंगाई बहुत रही है। इसमें 2 तरह के कंट्रीब्यूशन थे। एक तो आलमी सतह पे महंगाई है, सारी दुनिया को पता है कि अमेरिका में 45 साल से सबसे ज़्यादा महंगाई है, यूरोप में 42 ईयर्स में सबसे ज़्यादा महंगाई है, पाकिस्तान में भी महंगाई है क्योंकि आलमी सतह पे महंगाई है। लेकिन पाकिस्तान में रजा बाकर इफेक्ट को कोई नहीं भूले। रजा बाकर इफेक्ट का मतलब वो ये करेंसी डिवैल्यूएशन, जिस पागलों की तरह से हमने करेंसी को डिवैल्यू किया है, उसके इस कौम को सजा मिल रही है महंगाई की शक्ल में। हर जो इम्पोर्टेंट चीज़ है पाकिस्तान में इसमें डॉक्टर साहब, आप जो करेंसी के डिवैल्यू होने की बात कर रहे हैं, एक तो ज़रा असेसमेंट दें कि इस वक्त पाकिस्तान की जो कदर है डॉलर के मुकाबले में रुपए की, वो क्या होनी चाहिए मार्केट के हवाले से। और दूसरा ये कि जब आपके पास डॉलर्स हैं ही नहीं हैं, आप बिल्कुल खड़े हैं एज के ऊपर कि नहीं कहीं से कुछ मिला तो गए खड्डे में, तो फिर ऐसी सूरत में क्या होगा? यही होगा जो हो रहा है। देखें, 10-11 बिलियन डॉलर अगर आपके पास रिजर्व पड़े हुए हैं तो आपके दिए तकरीबन 2 महीने के इंपोर्ट को फाइनेंस करने के काबिल है। ये कोई उस तरीके से तो हम कोई फकीर तो नहीं बन गए हैं, कोई हम श्रीलंका तो नहीं बन गए। 2 महीने के इंपोर्ट को फाइनेंस करने के हम काबिल हैं। जब 3 महीना होता तो हम कहते हैं कि हम रीजनेबली सेफ हैं। 6 महीने का इंपोर्ट हो तो हम कहते हैं माशाल्लाह बहुत अच्छी चीज़ है। तो हम इतने बुरे नहीं है। हमने 2 हफ्ते के इंपोर्ट में भी गुजारा किया है। 1998 में जब हमने न्यूक्लियर धमाका किया था तो उस पर जो हम पे सैंक्शन लगा था, हम तमाम अपनी डेट की पेमेंट किए जा रहे थे, बाहर से इनफ्लो सारे बंद थे हमारे यहाँ पर सैंक्शन की वजह से। तो क्या हुआ, हम 250-300 मिलियन डॉलर पे मुल्क को चला रहे थे। आज तो 11 बिलियन डॉलर के करीब रिजर्व मौजूद है जो 2 महीने के इंपोर्ट को फाइनेंस कर सकता है। इतनी बुरी हालत नहीं है हमारे। ये मैं सियासी आदमी नहीं हूँ, मैं कोई सियासी नारे नहीं लगाता हूँ, लेकिन ये है कि ये हमारा एक्सपोर्ट जो है, आप देखें कि इस पर पाकिस्तान की तारीख का सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट होगा। इसी तरीके से पाकिस्तान की तारीख का सबसे ज़्यादा रेमिटेंस आएगा, लेकिन पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा इंपोर्ट भी होगा, जो इस हुकूमत के नेगेटिव है। दे फेल टू कटेल इंपोर्ट्स। और मैं चीखता चिल्लाता रहा, आपके प्रोग्राम में भी बहुत चीखता रहा कि इंपोर्ट को कर्ब करो, कर्ब करो। मैंने पुराने प्राइम मिनिस्टर की बात कर रहा हूँ, पिछले मुंह पे कहा कि सर खुदा के वास्ते इंपोर्ट को कट करें, आप अपने नॉन एसेंशियल इंपोर्ट्स को कर्ब करें, 8 से 10 बिलियन डॉलर बचाएं आप इंपोर्ट की शक्ल में। 10 बिलियन डॉलर बचाने का मतलब है 10 अच्छा डॉक्टर साहब, मेरे पास बिल्कुल 30-40 सेकंड रह गए हैं, ये फरमा दीजिए, महंगाई मज़ीद बढ़ने जा रही है,
हमें जो इक़दामात हैं वो उठाने हैं जो IMF के साथ तय हुए हैं, या ये कि हुकूमत कोई रास्ता निकाल पाएगी? देखिए, IMF का प्रोग्राम हमेशा एक सियासी प्रोग्राम होता है। अगर उनको बड़े चौधरी साहब की तरफ से इंस्ट्रक्शन हो IMF को कि हाथ हौला रखो, वो आंख बंद कर लेंगे और जो आप चाहेंगे आपको मिल जाएगा। लेकिन अगर उन्होंने कहा कि नहीं, जिस तरीके से आप चल रहे हो उसी तरीके से चलो, वरना अगर हमने हाथ हौला किया तो लगेगा कि हम पार्टी थे पिछली हुकूमत को हटाने में, तो ये भी वो नहीं चाहेंगे इस तरीके से। तो मेरा अपना ख्याल है कि मुश्किल टाइम तो है हमें हमारे सामने। महंगाई ज़रूर बढ़ेगी। जिस दिन हमने इसको अनफंडेड सब्सिडी, सो कॉल्ड अनफंडेड सब्सिडीज़ को ख़त्म करने की कोशिश की, महंगाई बढ़ेगी, चाहे वो बिजली की। मेरे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो रहा है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर इशफाक साहब। नाज़रीन, ये थे डॉक्टर इशफाक। आपने उनकी गुफ्तगू सुनी। अब तक के लिए इतना ही। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।